नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। राज्य में दो तरह के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। एक तो निकाय चुनाव जिसका ऐलान हो चुका है और उसको लेकर अब नेता लोग जमीनी स्तर यानी कि सड़कों पर भी नजर आने लगे हैं। दूसरा चुनाव और भी महत्वपूर्ण और अहम चुनाव है जो कि राष्ट्रव्यापी चुनाव है, कहें देश के सबसे उच्चले सदन का चुनाव है, यानी कि राज्यसभा का चुनाव है। कुल मिलाकर 5 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, जिसमें से 2 सीटें जो है वो खाली हो रही हैं। दुष्यंत कुमार गौतम और सुभाष चंद्रा, जो कि एक भाजपा की सहायता से निर्दलीय हैं और दूसरे भाजपा के हैं, उन दोनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब मौजूदा स्थिति जो विधानसभा की है उसके लिहाज से एक सीट कांग्रेस के हिस्से में आ रही है और दूसरी सीट भाजपा के हिस्से में आ रही है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन है, परिस्थिति है, यानी कि नेता तो बहुत सारे हैं और सीट केवल एक है। ऐसे में खेमेबाजी होना यह भी लाजमी है। खेमेबाजी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अगर दोनों पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस के अंदर इन दिनों बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। हुड्डा गुट, कुमारी शैलजा का गुट, उसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, आनंद शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है और न जाने कितने ऐसे लंबे चौड़े नामों की फहरिस्त है जो ये चाहेंगे कि इस बार हम हरियाणा के कोटे से जाएं देश के सर्वोच्च सदन के अंदर। लेकिन क्या इस तरह की आपाधापी और इस तरह की समीकरणें एक नकारात्मक संदेश लेकर आएंगी? क्या एक अनार 100 बीमार वाली परिस्थिति जो है वो लोगों की, नेताओं की नाराजगी को जन्म देगी? बात करेंगे हम आज इन्हीं पहलुओं के ऊपर, इन्हीं चीजों के ऊपर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है उनका मैं परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले योगेश कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल, राज्यसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां शुरू हो गई हैं, आज से नामांकन शुरू हो गए हैं, 31 तारीख तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। लेकिन दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो परिस्थिति एक अनार 100 बीमार वाली है। मैं आपका विश्लेषण सबसे पहले जानना चाहूंगा। देखिए, नहीं, भाजपा में तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात मुझे नजर आती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जो वर्चस्व है बड़े नेताओं का, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता है। तो वहाँ कुछ नहीं होगा, जो नाम वो पास करेंगे उसके हिसाब से आगे चुनाव होगा और वो जीत जाएगा। एक वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। एक कांग्रेस का जो हम मान के चल सकते हैं कि वो भी जीत सकते हैं, जीत जाएंगे, उसमें ये कितना भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर लें, अगर आपने चाहे जितने मर्जी नाम ले लीजिए, सही बात मायने में तो हुड्डा जी के सामने जो है ये सब, इनके कितने कितने लोग जीते हुए हैं। जब भी कभी आपने देखा होगा, कई बार मीटिंग्स हुई हैं, हुड्डा जी ने मतलब शैलजा जी को क्यों रिजाइन करना पड़ा? शैलजा जी बुलाती थी मीटिंग, उसमें हुड्डा जी खेमे का कोई जाता ही नहीं था। मींस भाई के जो एमएलए उनके जीते हुए थे वो तो जाते ही नहीं था, वोट तो एमएलए करेंगे। और हुड्डा जी ने, जो अभी सीट एक खाली हो रही है, हुड्डा जी की वजह से ही तो वो जीत के गए थे। अगर आप उसका पूरा इतिहास चेक करेंगे तो वो एक षड्यंत्र के तहत जीते हुए हैं, और उस षड्यंत्र के तहत हुड्डा जी उसमें मेन उसके जो षड्यंत्र में हिस्सा जो था, हुड्डा जी का पूरा था। अदरवाइज वो सीट तो वो जीत नहीं सकते थे। आर के आनंद जी के सामने थे वो, और आर के आनंद जी ने अपनी कैलकुलेशन कर ली थी। इनेलो और कांग्रेस मिलके वो सीटें, वो उनकी टोटल जो है उनका पूरा नंबर जो है पूरा हो रहा था। लेकिन उसमें एक षड्यंत्र हुआ, पैन बदला गया, और उसके बाद वो सारा का सारा खेल पूरे हिंदुस्तान ने देखा, उसमें कुछ छुपाने की बात है नहीं। तो मेरा मानना यह है कि वो षड्यंत्र अब नहीं हो सकता है, ना किसी में कोई गुंजाइश है। और अगर वो हो भी जाता है, कांग्रेस अकेला भी जो 2 नंबर पे आएंगे वही जीतता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो 2 नंबर के जो नंबर्स हैं वो कांग्रेस के पक्ष में हैं। तो जो मेरा मानना यह है कि अब अगर आप ग्रुपबाजी की बात करें तो हुड्डा जी जिसके साथ सहमत हो जाएंगे उसे टिकट मिल जाएगी और वो शायद आगे भी निकल जाएंगे। और जो आनंद जी का आपने नाम लिया, आनंद जी हुड्डा के बड़े क्लोज हैं, वो भी खाली हैं आज के दिन, हो सकता है उनको यहां से ले आए। कोई ऐसी नई बात तो है नहीं कि भाई कोई किसी स्टेट का आदमी जाके दूसरी जगह पे चुनाव नहीं लड़ा हो। मनमोहन सिंह जी पूरी जिंदगी दूसरी जगह से लड़े हैं। योगेश जी, यही सारी सिचुएशन है ना। अब देखिए, रणदीप सुरजेवाला का जो कद है वो एक राष्ट्र नेता के रूप में खुद को मानते हैं, तो सबसे पहले तो वो भी खाली हैं। अगर इसी खालीपन की बात करें तो कुमारी शैलजा, वो भी अपना नाम आगे रख रही हैं, आनंद शर्मा, तो भूपेंद्र हुड्डा के पास तो और भी काफी सारे नंबरों की फहरिस्त है। यहीं पे तो पार्टी का स्टैंड तो आएगा ही नहीं। आप इंडिविजुअल नेता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब यहाँ पे हाईकमान की प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ। यहाँ हुड्डा जी की प्रॉब्लम शुरू नहीं होती है, हाईकमान की प्रॉब्लम शुरू होती है। और हाईकमान में क्या है कि अगर आप हरियाणा के नेताओं की बात करेंगे, भाई अगर आप पहला तो फैसला ये लेना पड़ेगा कि भाई सिर्फ हरियाणा का करेंगे हम। और दूसरा एक और मैं इसमें जोड़ देता हूं, वो ऑब्लिग नहीं है, वो एडिड हैंड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो फैक्टर ये है कि जो उदयपुर में मीटिंग हुई है, उस उदयपुर में इन्होंने एक बात कही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कैसे लागू करेंगे ये, इन्होंने कहा है कि 50 - 50 प्लस
और 50 का 50-50 का रेशो हम रखेंगे, तो मैं ये मान के चलता हूं हार जीत अलग बात है, पर पूरे अभी हिंदुस्तान में पूरे में ही चुनाव है, राजस्थान में भी है 4 सीटों पे और जगहों पे भी है, तो 57 सीटें कुल मिला। हाँ, तो इतनी सारी सीट्स पे ये एडजस्टमेंट 50-50 की कैसे करेंगे, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब शैलजा को ले लीजिए, आनंद जी को भी ले लीजिए, और आप किसी का भी अगर नाम सुरजेवाला को भी ले लीजिए, ये तो 50+ है सारे के सारे। तो क्या हरियाणा में 49 वाला कोई ढूंढेंगे ये, या 50+ पे हरियाणा को रख देंगे? तो हरियाणा को अगर कोई न्यू या यंग कोई चेहरा देते हैं। कांग्रेस पार्टी 50+ को भी यूथ मानती है सर, राहुल गांधी खुद 50+ है। देखिए ऐसा है, वैसे तो राजनीति में कई लोग तो 65+ भी जो है ना, वो भी अपने आप को यूथ कहते रहते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। राजनीति में अपने जो नैरेटिव है या जो भी अपनी परिभाषा है वो बदलती रहती है, राजनीति में और कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, कोर्ट में इसीलिए तो बहस होती है, और इसीलिए राजनीति में बहस होती है। तो एनीवे 50 भी मेरे हिसाब से, भाई स्पोर्ट्स में अगर हम जाते हैं तो वहां तो 30 साल के को 30 से प्लस होते ही बुढ़ा माए कहने लग जाते हैं, और 35 तो 100% बुढ़ा है। तो लेकिन राजनीति में 50 को मानते हैं लोग, बुढ़ा भी नहीं मानते, 50 को तो यंग मानते हैं, 60 तक भी यंग मानते रहते हैं, तो वो अलग मामला है। तो उसकी डेफिनेशन में नहीं जाना चाहिए हमें। ठीक है, मैं एक बार सबके पास आता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र सिंह ढोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और विजेंद्र रेणु जी भी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आप सभी का। रविंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। नामांकन चालू हो गए आज से राज्यसभा के लिए, एक तो चुनाव होगा, चुनाव से पहले भी उम्मीदवार का चुनाव है, और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, सब ये कह रहे हैं कि खेमेबाजी इस कदर है कांग्रेस के अंदर कि आज राज्य स्तरीय प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की जाती है और हाईकमान उसे खारिज कर देता है, दोबारा से लिस्ट निकलती है। कारण यह बताया जाता है कि हाईकमान ने अप्रूव नहीं किया था, इसलिए यह सब कुछ हुआ। तो इतने मिसकोऑर्डिनेशन के बीच एक बड़ा चुनाव, राज्यसभा का चुनाव किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, बड़ा सीधा सा सवाल है। देखिए, राज्यसभा के चुनाव के बारे में बात मेरे पास है, बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जीतेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई जराई नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के अंदर जो सीट हमारी से कांग्रेस का उम्मीदवार रहेगा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस राज्यसभा हरियाणा से जीतने। नहीं, निश्चित तौर पर तो कैसे होगा सर, निर्दलीय विधायक जो है वो तो अपने पास रखने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ, देखिए हमारे पास सफिशिएंट नंबर है, हमारे पास नंबर 2 के लिए सफिशिएंट नंबर है। हाँ। और यदि भारतीय जनता पार्टी अपना सेकंड कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो भी हमारे पास सफिशिएंट नंबर है। हाँ। वो भाजपा के लिए है कि भाजपा उसमें एक कैंडिडेट खड़ा करेगी, अपने दूसरे कैंडिडेट को हराना चाहती है, नहीं हराना चाहती है। जहाँ तक बात हमारी, हम हमारा एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे और वो निश्चित तौर पर राज्यसभा पहुंचेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार की नहीं चाहिए। ठीक है, वो तो कैंडिडेट की वोट्स हो गई। अब कैंडिडेट कौन होगा, एक चुनाव इसके नाम पर भी है। अब दूसरी चीज जो योगी जी की बातें मैं सुन रहा था, उसमें बड़ा घोर आपत्तिजनक था। उन्होंने साजिश के लिए सीधा जिम्मेदार ठहराया है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत टिप्पणी है। इसका कोई लेना देना किसी प्रकार से नहीं है। FIR वहां पर रजिस्टर है, मामला अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें कि जैसे कि वो उस समय के संसदीय कार्य मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी ने स्पष्ट तौर पे मीडिया के सामने आकर के कहा था, जलेबी बनी है, कैसे बनी है अभी हमसे पूछिएगा मत। तो एक प्रकार से मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ने उस समय, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पर सामने आकर के एडमिट किया था कि साजिश भाजपा के द्वारा आई थी, क्योंकि चुनाव जो है सरकार करा रही थी। उस समय पर विधानसभा के अंदर जो भी गड़बड़ हुई, जैसी भी गड़बड़ हुई, वहां पर अपने प्रशासनिक स्तर पर करवाई गई जानबूझ करके। तो उसमें आरोप लगाना, राजनीतिक आरोप लगाना किसी भी पत्रकार को शोभा नहीं देता। ठीक है, वो राजनीतिक विश्लेषक है सर, मैं जवाब दूंगा इसका। वो जवाब भी मैं ले लूंगा उनसे, लेकिन एक बार मैं सबसे इनिशियल कमेंट ले रहा हूँ, फिर डिबेट पर आऊंगा। प्रवीण अत्रे जी आपके पास आता हूँ, क्या कहता है सिनेरियो? देखिए केशव जी, पहले तो जो रविंद्र जी ने पिछला राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसके ऊपर जो टिप्पणी की है, मैं थोड़ा सा उसको स्पष्ट कर दूं। उस चुनाव के अंदर अगर आपको याद होगा, रणदीप सुरजेवाला उनकी कैंसिल हुई थी। और वो क्यों कैंसिल हुई थी? क्योंकि उन्होंने अपनी वोट डिस्क्लोज कर दी थी, मतलब दूसरे व्यक्ति को दिखा दी थी। अब आप समझ सकते हैं कि रणदीप सुरजेवाला जैसा व्यक्ति जो स्वयं एडवोकेट है, जो कानून की पूरी जानकारी रखता है, उसके बाद भी अगर वो इस तरह का काम करता है तो क्या भाजपा को दोष देना रविंद्र जी का उचित है? जब रणदीप सुरजेवाला कानून के ज्ञाता होते हुए कानून को तोड़ के अपनी वोट कैंसिल करवा लेते हैं, लेकिन दोष भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पे विचार करना चाहिए रविंद्र जी को। अब जो सवाल आपने किया
देखिए, राज्यसभा की 2 सीट के लिए चुनाव है। केशव जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है, चाहे वो छोटा चुनाव है चाहे वो बड़ा चुनाव है, हम 100% जीत के लिए चुनाव लड़ते हैं। आधी अधूरी जीत के लिए चुनाव हम नहीं लड़ते। हम चुनाव लड़ते हैं 100%। यहां पे भी हम 100% जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक खेमेबाजी की बात जो है सर, वो कांग्रेस पार्टी से सवाल किया जाता था कि 2-3 दिन के अंदर अरविंद शर्मा वाला ऐसा प्रकरण हुआ रोहतक से, बहरावर से, कि एक खेमा यहां पर भी बन रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा है केशव जी, इस बात को भी स्पष्ट कर दूं, हालांकि ये बात सुबह से 2-3 बार मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूं कि अरविंद शर्मा जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर कार्यकर्ता को पार्टी के अंदर मंच दिया हुआ है जहां पे वो अपनी बात रख सकते हैं, और मैं अरविंद शर्मा जी से भी ये उम्मीद करके चलता हूं कि उनको भी उस मंच से अपनी बात करनी चाहिए थी, ना कि सार्वजनिक। बाद में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, उनको लेकिन से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात रखी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है, दोनों पक्ष की बात सुन के उस समस्या का समाधान किया जाता है, जो यहाँ पे भी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा चुनाव का इस बात से कोई संबंध है। हाँ, जो बात आपने गुटबाजी की, देखिए एक चीज और कह दूं, जिस तरह से अभी बात चल रही थी कांग्रेस की गुटबाजी की, रविंद्र जी कह रहे थे कि हमारे पास स्पष्ट तौर पर नंबर्स हैं। देखिए, कांग्रेस के पास 31 विधायक है, लेकिन हुड्डा साहब के पास नहीं है, क्या अकेले शैलजा जी के पास नहीं है? हुड्डा साहब के पास मात्र 24 या 25 हैं, जिससे राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं जीतता। इस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी का यही हालात है इस वक्त। ठीक है, मैं जवाब लूंगा आपका, लेकिन उससे पहले विजेंद्र रेड्डू जी के पास आ रहा हूं। रेड्डू साहब, रखिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये बात सही है कि भाजपा के पास संख्या बल है और कांग्रेस के पास भी अपना संख्या बल है, और हमारे पास तो एक विधायक है। जैसे भी सिचुएशन होगी, जो भी कैंडिडेट सही आएगा, कहीं ना कहीं उसके साथ जो है ना, पार्टी उसका साथ देने का काम करेगी। कैंडिडेट के साथ जाएंगे या पार्टी के साथ जाएंगे? इस प्रकार से अभी मैं अपने साथियों की बात सुन रहा था सर। देखिए, पार्टी ने अभी फैसला करना है, अभी तो कैंडिडेटों के नाम ही नहीं आए हैं। किस प्रकार के नाम आपने कहा ना कि जो भी कैंडिडेट सही होगा पार्टी उसके साथ जाएगी, तो मैं इसलिए सवाल मैं तो ये, हाँ नहीं, सही है आपका सवाल। देखो, कैंडिडेट के साथ भी जाया जा सकता है। जैसे पिछले इलेक्शन 2017 की बात कर लेते हैं अपन, तो कांग्रेस ने और इनेलो ने आर.के. आनंद जी को अपना कैंडिडेट बना करके उतारा था, और उसके लिए प्रयास भी किया था। उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसके पास 19 विधायक हुआ करते थे उस टाइम, वो अपनी जबान के ऊपर खरी उतरी और उन्होंने आर.के. आनंद जी को वोट दी, और उनको शायद 21 वोट मिली थी टोटल उस टाइम। लेकिन कांग्रेस के 14 वोट वैलिड नहीं रहे थे, अवैध हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे 14 वोट। और कहीं ना कहीं सारा प्रकरण आपको हमसे ज्यादा पता है, किस प्रकार से वो शाही बदली, किस प्रकार से क्या कार्रवाई की गई, सारे की सारी कार्रवाई आप सभी जानते हैं। मैं उस बात को आज के संदर्भ में जोड़ करके आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अब 2 हमारे राज्यसभा सांसद बनने हैं 90 विधायकों में से, जिसमें 31 का आंकड़ा बनता है एक सांसद के लिए। जो समीकरण और इलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसके अनुसार 31 विधायकों वाला राज्यसभा सांसद चुना जाएगा, और कांग्रेस के पास 31 हैं आज के दिन। तो इस बात से हम सभी इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि एक सांसद जो है कांग्रेस की तरफ से जाएगा और दूसरा भाजपा की तरफ से जाएगा। लेकिन केशव जी, देखिए, समीकरण बनाने वाली बात है। अभी जैसे प्रवीण जी की भी बात सुनी मैंने, ढोल साहब की भी बात सुनी, और 31 वोटें हम एक भाजपा के सांसद को देते हैं, तो उसके बाद 28 वोट हमारे पास बचते हैं, जिसे तीसरा सांसद नहीं बन सकता है, उसका समीकरण पूरा नहीं होता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 2017 में खेला होबे था, वो खेला होबे यहां अब भी हो सकता है। जिस प्रकार से कांग्रेस में 4-5 धड़े आप सभी ने बताया, और सभी ने क्या, सभी जानते हैं धड़े हैं, तो जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने उस वक्त एक इसको सुभाष चंद्र, जब बिल्कुल केंद्रीय हाई कमान को, कांग्रेस की हाई कमान को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने कहा
के बना करके दिखा लेना, और उनको ठेंगा दिखा करके उन्होंने खेला करा। और इस प्रकार भी मैं मानता हूं कहीं ना कहीं प्रवीण अत्रेय जी का संगठन बड़ा मजबूत है और इनकी चुनाव की राजनीति रणनीति जो है ये बड़ी स्ट्रांग बनाते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर ना देखती रह जाए, सिर्फ 2-4 वोटों का हेरफेर होना होता है और कहीं ना कहीं भाजपा 2 ना ले जाए और कांग्रेस देखती रह जाए, ऐसी संभावना ना हो। ठीक है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं ये इतना जरूर कहना चाहूंगा केशव जी आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से पीछे दुष्यंत कुमार गौतम जी को उतारा गया था, हमारा तो ये निवेदन है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कि हमारा राज्यसभा सांसद हरियाणा का ही होना चाहिए, उसको इम्पोर्ट करने का काम ना करें, हरियाणा के कैंडिडेट को ही मौका देने का काम करें। लेकिन ये बात तो आपकी जायज है रेडू साहब, लेकिन वो भारतीय राजनीति का परिप्रेक्ष्य इस तरह का रहा है कि उसको इंपोर्ट नहीं कहा जा सकता, व्यवस्था है जिसका पालन सब कुछ करते हैं। दूसरा, जब विवाद इतना हो कि प्रदेश के 3 गुट बटे हुए हों तो तीनों चारों को शांत करने के लिए बाहर का लाया जा सकता है। अब वो तो गुटबाजी ना हो, उसके बाद की सिचुएशन है ऐसी। कौशिक साहब, हाँ, देखो लाएंगे, आऊंगा रेडू जी, मैं आपके पास आऊंगा, वापस आ रहा हूँ। लाएंगे, मुझे ऐसा लग भी रहा है कि लाएंगे। ठीक है, लग भी रहा है। मैं ना योगेश जी, हाँ, रेड्डू साहब जी ने बड़ी दबी जुबान से कुछ चीजें कही हैं, मैं खुल के बोलता हूँ अब, जिसपे मुझे यकीन है कि कोई ना कोई प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ। अब मैं ये खेल बता देता हूँ, अत्रे जी की बात से मैं 1,00,000% सहमत हूँ, जो इन्होंने बोली है अभी, कि ये अगर दूसरा कैंडिडेट लड़ाएंगे तो उसे जिताएंगे, ये मेरी गारंटी है। आज बता के जा रहा हूं मैं, और आप चेक भी कर लेना। और वो कैसे जिता सकते हैं वो आपको अभी नहीं, मैं बाद में आंकड़े भी दे दूंगा, आंकड़े दे दूंगा मैं आपको। अब मैं बात करता हूं, उस चुनाव में मैं डीपली इन्वॉल्व था, मैंने पूरा का पूरा स्टडी किया था उसको, कैसे कहां पे क्या हुआ है। अब सुनिए पूरा माहौल। रेड्डू जी ने उनको कांग्रेस और उसका ज्वाइंट बताया, वो ऐसा नहीं था, वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, और इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाई इनेलो के वोट सारे के सारे इंटैक्ट रहे, और अभय सिंह चौटाला जी ने जो बोला वो हुआ, सारी वोट वो पोल हुए। एक कैंडिडेट उनका था जो वो छोड़ के चला गया था, जिसने पहले ही कह दिया था, उसको भूल जाते हैं हम, ठीक है, वो बीजेपी के साथ पहले ही चले गए थे। उसके बाद की कहानी मैं बताता हूं सारी की सारी, और अब उसमें मुझे बता देंगे कहां पे। भूपेंद्र सिंह जी ने, हुड्डा जी ने पहले दिन से कह दिया था कि आर.के. आनंद को मैं नहीं जीतने दूंगा। हाई कमांड से मीटिंग हुई, वहां कह के आए कि मैं चाहे वोट नहीं डालूंगा लेकिन इसे नहीं जीतने दूंगा। और उसके पीछे की कहानी बता देता हूं। एक चुनाव हुआ था ओलंपिक्स का, ये जो फेडरेशन होती है उसका, उसमें आर.के. आनंद ने विरोध किया था दीपेंद्र हुड्डा का। ये वो खुंदक थी जो वो निकालना चाहते थे। अब इसके आगे की बात बताता हूं मैं। होता क्या है, असीम गोयल जी के और जेपी जयप्रकाश जी जो हैं, उनके बीच के जितने वोट थे वो सारे के सारे इनवैलिड हुए थे पैन की शाही बदलने की वजह से। असीम गोयल बीजेपी के थे और जेपी किसके रहे हैं और कब तक रहे हैं सब जानते हैं। जेपी आज भी हुड्डा जी के खासम खास हैं, कल भी हुड्डा जी के खासम खास होंगे। उसके बाद फिर जो वोट डले वो वैलिड वोट थे और वो कांग्रेस को मिले और तब वो हारे। और अभी भी अगर ये वहम है इनको, रेड्डू जी को, तो मैं एक बता रहा हूं, अभी तो समय है, मैं बता दूंगा इन्हें कि ये चुनाव कैसे हारेंगे और कब हारेंगे। क्योंकि मैं दोनों लोगों को एक जगह पे मिला था, किसी जगह पे, मैं वो डिक्लेयर नहीं करना चाह रहा, दोनों लोगों को मिला था, दोनों कैंडिडेट्स को। आर.के. आनंद जी इतने कॉन्फिडेंट थे कि मैं तो जीते पे आया, उधर से उन्होंने बताया कि भी जीतेंगे। और मैं आज बताता हूं, वोट जिस दिन होनी थी उससे 2-3 दिन पहले इंडिपेंडेंट सारे के सारे एमएलए सीएम साहब ने बुलाए, उनसे कंफर्मेशन ली। उसके अलावा ये जो बता रहे हैं, मैं मानता हूं रेड्डू जी कह रहे हैं, ये होमवर्क इतना कर देंगे, इतना कर लेंगे कि एक एक के पीछे 10-10 लोग बिठा देंगे ये, और घर से उठा के ले आएंगे ये, अगर ये अपने जिताने पे आ गए तो। और ये हुड्डा जी की भी अब की बार प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अगर हार गए तो मैं गारंटी करता हूं ये अगले चुनाव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे किसी को। क्योंकि जब आपके पास पूरे आंकड़े हैं, अगर उनको भी आप इंटैक्ट नहीं रख सकते, नए आपने अध्यक्ष बनवाए हैं अपनी मर्जी के, उसको इंटैक्ट अगर नहीं कर पाओगे आप, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये जनता के बीच में एक संदेश जाएगा। तो ये हुड्डा जी की भी मजबूरी है कि सबको जोड़ के चाहे कोई कैंडिडेट लेके आए, जिसमें शायद मेरे ख्याल में अभय सिंह जी भी को भी हाथ पैर जोड़ के साथ ले आए, वो करना पड़ेगा। और 2-4 और एक बफर स्टॉक जिसे बोलते हैं लोग, वो बफर इन्हें तैयार करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट से, जिनमें से मेरे ख्याल में जेपी भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो बफर में जेपी को बुलाएंगे अपने पास, लेकिन तो ये करना पड़ेगा इन्हें। साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है अपने आंकड़ों को, ये इसीलिए तो इनके साथ होता है हर जगह पे ऐसा। गोवा के अंदर यही हुआ, घर में बैठे रहे,
सरकार बना गई बीजेपी। ऐसे मैं 20 उदाहरण दे सकता हूं। बीजेपी पे इल्जाम लगा दूंगा मैं 100, मेरे पास अधिकार है। लेकिन बीजेपी तो तब करती है जब आप नालायक निकलते हो। इनके दिग्विजय सिंह जी इंचार्ज थे वहां के, गोवा के, जिस टाइम पे वहां पे सरकार बना गई बीजेपी। दिग्विजय सिंह दो बार के सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें इतना भेजे में अकल नहीं है कि अब आपके नंबर्स हैं तो आप जाके वहां पे लेटर दो पहले। उसके अलावा मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, ये अपने बोझ के नीचे दब के मरते हैं। ये बड़ी बात है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। डिबेट भी रखा अंदरूनी खेमेबाजी को लेकर कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। दुल साहब, एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल मैं ये भी लेना चाहूंगा, जैसा कि अत्रे जी ने कहा कि कांग्रेस के पास तो नंबर्स हैं, लेकिन वो नंबर्स ना सारे हुड्डा जी के पास है, ना शैलजा जी के पास है और ना सुरजेवाला जी के पास है। देखिए, सारी चर्चा का सुन रहा था। अजय जी की बात तो राजनीतिक है, उनको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। आवाज बहुत कम आ रही है रविंद्र जी। दुल साहब बोल ही बड़ा ढीला रहे हैं। विधायकों को इन्फ्लुएंस करने की ये बुरी थोड़ी आवाज बढ़ा रहा है। ये दूसरी बात आगे की, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बड़े दावे के साथ बड़ी बड़ी बातें इस प्रकार से कर रहे थे जैसे वहां पर बैठ करके चर्चा के लिए समझ रहे हो जब हुड्डा साहब वहां पर गए थे। और दूसरी चीज, इन्हें ये पता होना चाहिए कि जेपी समय सदन का सदस्य नहीं है, जेपी का ये नाम ले रहे हैं। तो इन बातों का कोई मतलब एमएलए थे जेपी उस टाइम पे। क्या करें आज की बताइए, आपने कहा कि जेपी को भी ला सकते हैं जरूरत पड़ी तो। आपने आज भी एमएलए जेपी कहा से विधायक है। हाँ नहीं आज एमएलए नहीं है कौशिक जी, जेपी जी चुनाव आ रहे हैं। अच्छा ओके हाँ ओके आप अपनी नोनी चेक कीजिए। मैं ओके हाँ ठीक है, सॉरी वो पिछली बार थे। ठीक है बहुत ज्यादा बोलने से तो फायदा नहीं होता है। तो मुद्दा ये है, लेकिन नहीं डोल साहब, जो वो कह रहे हैं भाई, जो वो कह रहे थे कि वकील होते हुए भी वो डिस्क्लोज तो सुरजेवाला साहब ने किया था। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ। मैं कहने को तो अगर मैं इसके मेरिट के ऊपर जाऊंगा तो शाही चेंज के ऊपर जो है वोट कैंसिल करना भी गैर कानूनी था, उसके ऊपर भी कोर्ट में केस खड़ा हुआ है। तो क्या गैर कानून था, क्या गैर कानून नहीं था, वोट क्यों कैंसिल हुई बताइए, क्या मतलब था उन चीजों का। और जो हुड्डा साहब ने कहा कि मैं आर के आनंद जी को जीतने नहीं दूंगा, इन बातों का क्या मतलब। जब सबने पब्लिक व्यू के अंदर वोट डाले तो उन वोट को शाही के चेंज के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। अब उसके बाद क्यों नहीं डिबेट करते हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी जो ऑर्गेनाइज कर रही है, आप केवल करके देख लें, इन्हें पता लग जाएगा। नहीं वही कह रहे हैं ना सर, आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? जब दीपेंद्र जी राज्यसभा के एमपी बने थे, क्या उस समय पर ये स्थिति नहीं थी? दीपेंद्र हैं। दीपेंद्र को कहाँ कंपेयर कर रहे हो किसी नए कैंडिडेट से? आप मैंने ये बात नहीं कही है, मैंने ये कही है जब दीपेंद्र जी राज्यसभा के एमपी बने थे, क्या उस समय वर्तमान कांग्रेस की यही संख्या बल नहीं था? हाँ या ना? क्या सर कैंडिडेट पे भी, कैंडिडेट की भी बात होती है, कैंडिडेट की भी बात होती है। जो है पूरा को पूरा चुनाव संभाल रहे हैं, अपना हरियाणा संभाल रहे हैं, तो आप उसको इतना कैजुअली कैसे ले सकते हैं? दीपेंद्र से पंगा कौन लेगा ये बताओ आप? तो हुड्डा साहब से कौन लेगा ये बताओ आप? आपने तो पहले तो यही तो मैं प्रूव करना चाह रहा था कि हुड्डा साहब ने हरवाया। यही मैं प्रूव करना चाह रहा था कि हुड्डा साहब ने हरवाया, वो आपने मान लिया। विरोधाभास आपके अंदर स्वयं है। आप अपने विरोधाभास के अंदर पता नहीं कहाँ की मीटिंगों की बात कर रहे हैं, जैसे आप वापस अरे अखबार में, टीवी में, सब में आया था, आपने पढ़ा होगा ये सब। तो ये कोई नई बात तो बता नहीं रहा मैं सबके पास। अखबार के अंदर लिखी हुई सभी चीजें सही नहीं होती है, जहाँ पे लिखा हुआ सभी चीज सही नहीं है। उस विधानसभा, उस राज्यसभा चुनाव के दौरान मैं भी पूरी तरह इन्वॉल्व था। जितने आप डीपली जानते थे उतना ही डीपली मैं जानता था। तो इन बातों का कोई मतलब उस आज के दिन में नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये परेशानी की सबब है इनका। यही बात मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा हूँ। आपको यही नहीं पता जयप्रकाश जी वर्तमान में सदस्य है नहीं। जयप्रकाश जी में इतना दम है कि वो 1-2 इंडिपेंडेंट पकड़ के तो ला सकते हैं, इतना दम है कि नहीं है? आप इन बातों का कोई मतलब अरे राजनीति में सब जायज है, अगर वो ला सकते हैं तो हुड्डा जी उनकी ड्यूटी लगाएंगे। एनीवे, मैं जो कहना चाह रहा था वो यही परेशानी है। इनके पास नंबर्स होते हुए भी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार गिरी। अब इस पे आप लगाओ बीजेपी पे इल्जाम, कौन मना करता है? और राजस्थान की गिरते गिरते बची, उस पे आप लगाओ इल्जाम बीजेपी पे। आप अगर अपना घर नहीं, हम वही तो बात कर रहे हैं असली, कि अगर कांग्रेस अपने नंबर्स को इंटैक्ट नहीं रख पाई,
अपने घर को नहीं संवार पाई तो हार जाएंगे। यही बात जब होगा ना, जब वो माने, चीज तुम कह नहीं रहे। कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं भाई, वो नंबर्स मध्य प्रदेश में भी तो थे। हाँ। मध्य प्रदेश की बात कर लो आप, वहां तो सरकार बना लिया आपने, फिर इल्जाम लगाओ बीजेपी पे। हम तो वही सवाल कर रहे हैं और हमें तो कोई नया सवाल किया नहीं। हाँ, जोड़ पाए, बड़ी अच्छी बात है, लगेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और हाँ कोई ऐसा लीडर आ गया है कि भाई अब ये सारे के सारे लोग एक होके चलेंगे। अब जब एक होके चलेंगे तो जीत ही जाएंगे, वो तो हम पहले ही मान रहे हैं। आज दो गणित है। आज योगेश जी, आज ही की बात बता रहा हूँ, 2 लिस्ट जारी हुई स्टेट में प्रवक्ताओं की, और राज्य के अंदर कौन पीसी कर सकता है, पूर्व विधायक जितने थे सबकी सब लिस्ट जारी हुई। उसमें जो नाम थे उन्हें बदल दिया गया। 2 घंटे के अंदर 2 लिस्ट निकली। कारण विवेक बंसल जी ने बताया कि हाई कमान का अप्रूवल नहीं था, बिना अप्रूवल के लिस्ट जारी कर दी थी। अब ये मिस कोऑर्डिनेशन है ना। इसके अलावा एक और बता देता हूं आपको, हुड्डा जी, ये जो आज कल में जो ये लोग आए हैं ना पार्टी के अंदर, ये पहले आने वाले थे। इन्होंने मिलाने की बात की और ऊपर से लेटर आ गया कि आप अप्रूवल लेंगे जिन जिनको पार्टी में मिलाना है। इनसे पूछ लो, इनको पता है ये चीज। और मैं बता रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं, सेम अभी भी लेटर, अगर ये ना चेक करवा लें अपना, लेटर आया हुआ इनका कि आप जिसको भी मिलाएंगे उनका अप्रूवल लेंगे। यही वजह इसमें रही होगी कोई ना कोई। और इसमें भी पता, सुनो, अब आप इसको तो छोड़ दो, अत्रे जी शायद उसमें भी थे, हम बैठे थे उस बहस में भी, उसमें भी रेड्डू जी भी थे शायद, और हम ही यही पैनल था शायद। उस बार एक बात हो रही थी कि क्यों इनको 4 जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है बनाने पड़े, क्योंकि सबको एडजस्ट करना था। ये अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा बुरा है, ठीक है। ऐसे ही आपको एक कैंडिडेट सर्वमान्य हो, वो कैसे बात बनेगी? अगर ये बना गए, वेल एंड गुड, ये आप जीते पड़े हो, आप फिर तो पहले डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक, मैं रेड्डू जी के पास आता हूँ। रेड्डू जी रखिए अपनी बात, फिर अत्रे जी, फिर आपके पास आ रहा हूँ तुरंत। केशव जी, देखिए, ये रविंद्र ढोल जी की बात जायज है कि उनको बुरा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई मान लेनी चाहिए। मैं योगेश जी की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं, और पहले भी मैंने यही कहा था कि कुछ भी हो सकता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की एक रणनीति है कि शाम दाम दंड भेद सारे के सारे हथियार अपना करके किसी भी प्रकार से चुनाव को अपने पक्ष में करने का ये प्रयास करते हैं। हालांकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में भी हालात अच्छे नहीं है। जिस प्रकार से अभी नेता छोड़ करके भागना शुरू हो चुके हैं इनको भी, लेकिन कहीं न कहीं इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है आज के दिन जो है उनका कहीं ना कहीं प्रभाव है, और कांग्रेस में ऊपर का प्रभाव बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से ये बिल्कुल सही बात है जो योगेश जी ने कही है कि हुड्डा जी बिल्कुल हाई कमान को ये बोल करके आए थे कि आप आर के आनंद को जिता करके दिखा देना, और उसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने 14 वोटों को बिल्कुल हुड्डा जी के इशारे पर वो अवैध की गई थी, और जिसमें जयप्रकाश जी का बहुत बढ़िया रोल उसने अपना निभाया था, पैन बदलने का काम किया या जो भी किया। और आगे भी ये बिल्कुल सच्चाई है, जिस प्रकार से ये कहते हैं कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना करके कहीं ना कहीं सभी नेताओं में संतुलन बनाने का काम किया है। ये संतुलन नहीं है केशव जी, बिल्कुल भी संतुलन नहीं है। ये जो ग्रुप है, चाहे सुरजेवाला जी का है, चाहे शैलजा का है, इन्होंने अपने आदमी को अध्यक्ष के ऊपर बिठाने का काम किया है ताकि वो अध्यक्ष की पूरी निगरानी रख सकें, उसकी कार्य प्रणाली को पूरे उसके ऊपर अपना प्रभाव बना रख सकें। वो उनके सहयोग के लिए नहीं बनाए, उसके ऊपर बिठाने का काम किया गया है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज कांग्रेस में जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ है, कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव में उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। केशव, ठीक है, अत्रे जी के पास आ रहा हूँ, रखिए अपनी बात सर। देखिए केशव जी, 2 चीजें हैं जो आपने अभी एक जिक्र किया ना, जो प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी हुई जिनके ऊपर प्रभारी ने ऐतराज कर दिया, रोक दिया, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, वो तो कांग्रेस का एक एक्सक्यूज है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सच्चाई ये है कि एक गुट के लोगों को तरजीह दी गई तो दूसरे गुट के लोगों ने ऐतराज किया, और यही यहाँ पे मैं चर्चा का विषय है। अभी जैसे जिक्र हो रहा था कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष, देखिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना के कांग्रेस ने स्वयं ये बात स्थापित की है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और हमने हर गुट को एडजस्ट करने की कोशिश की है। ये एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने पंजाब में भी किया था, नतीजा क्या निकला आपने देखा, जो हालात हुए पंजाब के अंदर कांग्रेस की गुटबाजी के कारण। तो कांग्रेस जो है वो इस बात, अभी आपने देखिए कोशिश जी ने एक बात कही थी कि जो पहले गया है राज्यसभा का चुनाव था जिसका जिक्र हो रहा है आर के आनंद जी वाले का, हुड्डा साहब की खुन्नस थी आर के आनंद जी के साथ जिसका जिक्र योगेश जी ने किया। क्या हुड्डा साहब की खुन्नस अपने नेताओं से खत्म हो गई है? अभी भी तो स्थिति वहीं की वहीं है। तो कब किसकी खुन्नस किसके ऊपर हैवी हो जाए कांग्रेस के अंदर ये कब पता चलता है, और उसका परिणाम जब सामने आ जाता है
तो उसके ऊपर चर्चा होती है। तो ये बात किसी भी तरह से कह के आश्वस्त हो जाना कि साहब देखिए दीपेंद्र के चुनाव के अंदर हमारे पास यही नंबर थे, साहब दीपेंद्र के चुनाव के दौरान पहली चीज कि आपने आपकी एक इंटरनल एडजस्टमेंट थी, शैलजा जी को आपने आश्वस्त किया तो कुछ वायदे करके, बाद में आपने पूरे नहीं किए, तो वो भी मौके के इंतजार में। तो ये कांग्रेस की इंटरनल कारण है, इंटरनल वजाहत है, जिसकी वजह से कांग्रेस के ये हालात बनते रहते हैं। हालांकि ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैंने अपने शुरुआती कमेंट में कह दिया कि हम 100% जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, आधी अधूरी जीत के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते। अब भी हम 100% जीतने के लिए ही चुनाव लड़ेंगे। वो 100% 1 है या 2 है सर? 100% तो आप समझ सकते हैं, राज्यसभा के लिए तो चुनाव हो रहा है तो 100% माने 2 सीट है तो 2 के लिए लड़ेंगे। एक बात में बेसिक बता प्रवीण जी, एक को तो हम भी जी बोलिए। एक कैंडिडेट को तो हम भी मान रहे हैं आपका जीता हुआ है, लेकिन वो दूसरे को आप जितवा देंगे, आपके पास जो है वो आपकी 2 की है कि 1 की है, वो भी क्लियर करो। नहीं रेडू साहब, दूसरे को आप जितवाएंगे क्योंकि आपके पास 2 की है, बता दो ना। मैं कह तो रहा हूँ दूसरे को आप भी जितवाएंगे, सहयोग करेंगे, मैं आपके पास जितना इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति को मैं समझता हूँ, कांग्रेस का समर्थन नहीं नेशनल लोकदल कभी करेगी हमारे पास। केशव जी देखो, मैं ना 2-3 डिफरेंस बताता हूँ वर्कर के या किसी भी सपोर्टर के। भाजपा के अंदर द पीपल आर सपोर्टर ऑफ बीजेपी। वो कमल के निशान को सपोर्ट करते हैं, दिल और जान से करते हैं, या फिर मोदी माने, ठीक है। कांग्रेस के अंदर इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, हरियाणा में नहीं है, हर स्टेट में मैं गिन सकता हूं। उन ग्रुप्स के वो लॉयल होते हैं कि हुड्डा जी के लॉयल ये हैं, शैलजा जी के ये हैं, सुरजेवाला जी के ये हैं, XYZ के हर एक के लॉयल है, कांग्रेस के लॉयल कम है। अच्छा, ऐसे जब इनेलो की मैं बात करता हूं, इनेलो के जितने वोट होंगे उतने ही रोड पे भी आपको नजर आ जाएंगे। वो ऐसे डेड सपोर्टर होते हैं कि हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। उनको अगर पता है ना कि मेरा कैंडिडेट हारेगा तो भी वोट देंगे, जीतेगा तो भी देंगे, और आप रैली करोगे तो भी 10,000 आएंगे और 10,000 वोट भी आएंगे। तो उनके ऐसे सपोर्टर हैं। तो ये सपोर्टर्स में डिफरेंस है। इस सपोर्टर्स के डिफरेंस को जिस दिन कांग्रेस खत्म कर जाएगी उस दिन बीजेपी पे भारी निश्चित पड़ जाएगी, देख लेना आप, ये मैं गारंटी करता हूं। पर वो कब करेंगे, इनकी लड़ाइयां कब खत्म होंगी ये मुझे नहीं मालूम। बड़ी मुश्किल से अभी अध्यक्ष अभी एक चीज और बता रहा हूं मैं। अभी चलो सद्बुद्धि आई इनको, अभी इनके अध्यक्ष वगैरह बन गए हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनेंगे, उसके बाद भी इनकी प्लानिंग अच्छी है, बिल्कुल वही प्लानिंग है जो बीजेपी की है, वो अच्छी प्लानिंग है। क्योंकि मैं अत्रे जी, मैं एक चीज जरूर चाहूंगा कि अपोजिशन एक मजबूत जरूर रहे, कोई भी रहे, आप रहो अपोजिशन में या ये रहे अपोजिशन में या इनेलो रहे, बट एक मजबूत होता कि एक लोकतंत्र एक जिंदा सा नजर आए लोगों को। इसलिए आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को अपनी बोझ से दब रहा है तो इसमें हम क्या करें। हाँ, मैं सहमत हूं ना आपकी बात से, वो उस पर नाराज हो रहे हैं। वो अब मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस के सारे मिल जाएं तो आप पे भारी पड़ेंगे, ये बात नहीं मानेंगे नहीं है। अभी मैं विपक्ष मैं इसी डिबेट की बात कर देता हूं। इसी डिबेट में, हालांकि मैं कभी इंडिविजुअली किसी के बारे में बोलता नहीं हूं, डोल साहब ने क्लियरली ये कह दिया कि हुड्डा जी से ऊपर कौन। इसका मतलब सोच के देखो ना आप, तो ये मतलब ये चीजें यू शुड से कांग्रेस के ऊपर कौन। एक बात इसमें और भी है, कांग्रेस के नेता इस बात का जिक्र करते हैं, भाई हुड्डा जी को तरजीह हम प्रदेश में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो इलेक्शन के रिजल्ट निकाल कर लाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर 12-15 ऐसी सीट्स थी जो उनसे अगेंस्ट होकर के इधर दी गई और वही जो है वो जीत का डिफरेंस था। नहीं, उन्होंने जानबूझ के, हुड्डा जी ने भी दी है। मैं एक सीट बता सकता हूँ, हुड्डा जी को पता था ये हारने वाले हैं, वो भी सीटें दी है, एक आधी सेंटर से भी हुई है मैं मान लेता हूँ, लेकिन हुड्डा जी ने भी दी है। अब वो हारेगा पर मैं तो दूंगा इसे, वो दी तो वो हार गए। गुड़गांवा की सीट बोल देता हूँ मैं, गुड़गांवा का पूरा जो अगर आप इस पूरे एरिया को देखें तो सारी की सारी सीटें गलत बटी थी यहाँ पे। वरना मैं कह रहा हूँ हार जीत अलग चीज होती है, हमें नहीं मालूम क्या होता, पर एक फाइट आती, आप कैंडिडेट ढंग का देते, फाइट आती। हर कोई कह के आया था कि सुखबीर कटारिया को आपने सीट दी तो हारेगा हारेगा हारेगा, लास्ट तक ये बात चल रही थी और क्या हाल हुआ देख लो आप। अच्छा, उसके बाद वो धर्मपाल जी के खास मित्र रहे, ये धर्मपाल जी के पुत्र को दी, उनका हाल देख लो आप। दूसरे नंबर पे भी नहीं आए वो लोग, तीसरे नंबर पे आए हैं। अब होता क्या है कि जब 4-5 सीट जब आप हारने की पोजीशन, क्लियर कट हारने की पोजीशन पे आ जाते हो तो और सराउंडिंग का भी माहौल खराब होता है। ये तो मैं जानता हूं कि हुड्डा जी में एक राजनीतिक कैपेबिलिटी है,
उन्होंने भजन लाल जी को टिकाया है, किसी आम आदमी को नहीं टिकाया जो कि ये कहता था कि मैं एक सीट भी जीत के आ गया तो मुख्यमंत्री बना के दिखा दूंगा। उनको टिकाया था इन्होंने। तो उनमें भी राजनीतिक कैलिपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर राजनीतिक कैलिपर आप अपनों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरों पे इस्तेमाल करके दिखाओगे तो फिर आप राजा बन जाओगे। इसमें क्या मनाही क्या है? मैं रविंद्र जी से जवाब लेता हूँ। रविंद्र जी, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए सर। जी, जैसे सारी चर्चा को मैंने सुना, संगठन हम बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बनेगा और बहुत बुलंदी के साथ में 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखेंगे। मैंने पिछली डिबेट के अंदर कहा था कि अगले 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट आपको दिखेंगे। तो आज कांग्रेस के अंदर जो जोश है वो उसी रिजल्ट का जो है नतीजा है। जहाँ तक बात इसकी आगे की है, विपक्ष जो है आज कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। हमारे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। आप 29 तारीख को आप अपना हमारा कार्यक्रम देख लीजिएगा, उसको कवर कीजिएगा और उसके बाद उसके ऊपर टिप्पणी कीजिएगा। अगली बात जो है, जितने भी अपने प्रदेश करके जितने भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, हमने पूरे सभी को शुरू उठाए हैं। जनता के बीच में पहले भी गए, आगे भी जाएंगे। जहाँ तक बात इस चुनाव की रही, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव, उसकी हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। और बहुत जल्दी आपको देखें कि आप कोऑर्डिनेटर भी जारी हुए हैं, तो बहुत जल्दी हर प्रकार की आपको सूचना जो है मीडिया के माध्यम से लगातार दी जाएगी लोगों के बीच में कि भाई हमने अपनी पूरी तैयारी कर दी है। तैयारी के साथ ही लोगों के बीच जाएंगे, ऐसे आधी अधूरी तैयारी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, अत्रे साहब। देखिए, ऐसा है, रविंद्र जी ने 2-3 बातें कही कांग्रेस के विषय में। एक तो उन्होंने ये कही कि हम बहुत जल्दी संगठन बना रहे हैं। देखिए, संगठन आप बहुत जल्दी बना रहे हैं, ये बात तो मैं 2014 से सुन रहा हूँ। अलग अलग समय पे अलग अलग अध्यक्ष ये बात कहते रहे हैं। आज आपने प्रवक्ताओं की एक लिस्ट जारी की थी जो आपके ऊपर वालों ने रोक दी। तो इस तरह का तो संगठन आपका बनने वाला। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस में बहुत उत्साह है। देखिए, कांग्रेस के राजनीतिक हालात किस तरह के हो गए। कल ही आपने देखा कि कांग्रेस में एक राजनीतिक परपंच रचा क्या कि जो अपने लोग हैं उन्हीं को दोबारा पार्टी ज्वाइन करता हुआ दिखाया गया। अब सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे रविंद्र भाई है। रविंद्र भाई पिछले 1 हफ्ते से कांग्रेस के लिए डिबेट कर रहे हैं। कल दिखाया गया कि रविंद्र जी के पिताजी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जबकि वो बड़ौदा उपचुनाव से उठा था, आपके साथ काम कर रहे हैं। तो जब किसी राजनीतिक दल को इस तरह का परपंच रचना पड़े केवल खबर बनाने के लिए कि देखिए कांग्रेस में बहुत उत्साह है, तो आप समझ सकते हैं उस राजनीतिक दल के क्या हालात हो चुके हैं। खबर बनाने के लिए अगर आप ऐसा काम करेंगे तो क्या जनता समझती नहीं है? क्या जनता को दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस में क्या किया जा रहा है? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, राज्यसभा का चुनाव, जब कांग्रेस के ही विधायक हुडा साहब के द्वारा अगर कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है, आपको याद होगा हुडा साहब ने घोषणा की थी कि विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम हम करेंगे, तो कांग्रेस के विधायकों ने ऐतराज किया था। बाकायदा एक विधायक ने मीडिया में आके ये कहा था कि साहब ये कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, कांग्रेस का प्रोग्राम तो अध्यक्ष अनाउंस करेंगी। तो जिस राजनीतिक दल के विधायकों के आपस में इस तरह के हालात हो, वहां पे कुछ भी संभव है केशव जी। और वो आप देखेंगे चुनाव के दौरान, क्योंकि एक दूसरे से खुन्नस निकालेंगे और वो खुन्नस निकलेगी तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। ठीक है, रविंद्र जी से मैं जवाब ले रहा हूँ, वो बीच में भी उंगली उठा रहे थे। रविंद्र जी बताइए। देखिए, प्रवक्ता बनने के लिए पार्टी ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता। मेरे मित्र अत्रे जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रवक्ता बनने के लिए पार्टी ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता, ये तो सर मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ। आपके पास मीडिया की नॉलेज है, आपको मुद्दे की समझ है, जिम्मेदारी दे सकती है। ढुलसा, मतलब आपकी पार्टी किसी को भी प्रवक्ता बना सकती है बिना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए? कोई भी पार्टी किसी को भी बना सकती है। नहीं, मैं दो पार्टियों का तो मैं आपको बता दूंगा। रेडू साहब बैठे, रेडू साहब बिना पार्टी ज्वाइन किए प्रवक्ता बन जाते हैं आपके यहाँ क्या? मीडिया की नॉलेज देनी चाहिए उनको। नहीं बिल्कुल नहीं सर, ढुल साहब वैसा तो कहीं भी नहीं होता। और अगर आपकी पार्टी में ये हो रहा है तो ये तो चिंता की बात है। दे सकता हूँ हरियाणा का, लेकिन रविंद्र जी जो व्यक्ति पार्टी की विचारधारा को स्वीकार नहीं करता उसको आप कैसे प्रवक्ता बना सकते हो? प्रवक्ता बनने के लिए पहला स्टेप ये है कि वो पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करे, उसको आत्मसात करे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं हरियाणा का उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन वो डिबेट को डिबेट करेगा। इसलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे के ऊपर कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइए। नहीं, मुद्दे हैं सर, ये सारे हम कांग्रेस की इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। ये संगठन की कमजोरी, प्रवक्ताओं का बनना, संगठन का ना बनना, ब्लॉक, जिला, ये सब हमारे मुद्दे ही हैं। संगठन के अंदर जब जब बदलाव किए गए, आज संगठन बनने जा रहा है, आपके सामने आ जाएगा। लिस्ट आनी प्रारंभ हो गई है। अगर कोई तकनीकी दिक्कत है उसको करेक्ट करके दोबारा बीच में लेकर के आएंगे। जैसे मेरे मित्र ने कहा था जी ने, जो दोबारा लेटर आया था उसके अंदर कोई बदलाव ऐसा नहीं किया गया था, ना तो प्रवक्ताओं की लिस्ट के अंदर, ना ही कैंडिडेट की लिस्ट के अंदर।
जैसे ये कह रहे हैं बदलाव करके 2 घंटे के अंदर दोबारा जारी करनी। नहीं, बदलाव किए हैं सर, नाम जोड़े भी हैं उसके अंदर, आप कहें तो मैं पढ़ दूंगा आपके सामने। जी, उसके अंदर जो मुद्दा है वो अंडर प्रिपरेशन एक जो है कच्चा ड्राफ्ट कहीं वो गलती से शेयर हो गया था, उसके अंदर जो तकनीकी चीजें थी उनको ठीक करके उसके बाद दोबारा उसी साहब ऐसी गलतियां आप लोगों को तो कह सकते हो सर, आप चैनल के ऊपर बैठकर कहोगे गलती से शेयर हो गया था, तो ये चीजें जचती नहीं है, लोगों को अपने आप ही पता लग जाता है कि कुछ छिपाया जा रहा है। ऐसे तो मैंने हरियाणा सरकार के ट्रांसफर ऑर्डर देखे हैं जो 25 शेयर हो गए, मैंने तो यहाँ पे छुट्टियों के ऑर्डर देखे जहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, टाइपोग्राफी की मिस्टेक है, ऐसी बात कर रहे हैं आप। क्या होता नहीं है कि प्रशासनिक स्तर पे ऐसी चीजें सरकारी स्तर पे नहीं होती, हर तरीके से होती है सर, लेकिन वहाँ भी लापरवाही का आरोप तो लगता है ना, मिसकोऑर्डिनेशन तो वहाँ पर भी होता ही है ना सर। उसके ऊपर ये कहना है कि 2 घंटे के अंदर बदलाव करके दोबारा किया, ऐसा कुछ नहीं था। 10 मिनट के अंदर दोबारा लिस्ट आ गई थी, केवल जो है उसको करेक्ट किया गया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। आप देखिए ऊपर से नीचे तक जो पोस्ट का नाम चेंज किया गया एक जगह पर, जो प्रवक्ताओं की जो लिस्ट है वो यूपी जस्टिस तक लोगों के बीच में आई थी। ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ। अत्रे जी, फिर योगेश जी आपके पास आता हूँ। जी, आज आपके चैनल पे ही कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं प्रोग्राम देख रहा था, लिस्ट के विषय में उन्होंने जो बात कही थी वो एक बार रविंद्र जी को बता दीजिए। आप ही के चैनल का प्रोग्राम था वो, जब ये लिस्ट वाला मामला उठा तो उस वक्त वो प्रवक्ता किस तरह से ये आरोप लगा रहे थे आप ही के चैनल पे कि वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उन्होंने हाईकमान को पूछे बिना, उनकी जानकारी के बिना ऐसे लोगों को प्रवक्ता बना दिया जो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है। ये आप ही के चैनल पे बोल रहे थे आज ही, मैं सुन रहा था। बताइए रविंद्र जी को, वो आप ही के प्रवक्ता है और वो आप ही की पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। एक लिस्ट में ऐसे लोगों को बना दिया था जो कांग्रेस में है ही नहीं है, तो इस वजह से हाईकमान ने इसके ऊपर रोक लगा दी। सब उनका एतराज ये था, और रविंद्र जी कह रहे हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ा विषय है ही नहीं है। जब आप ही के पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, मीडिया में आके आरोप लगा रहे हैं, उसको तो आप नकार नहीं सकते। केशव जी, आज मुझे एक सवाल का जवाब मिल गया जो मुझे बड़ा परेशान करता था। कभी बीजेपी वाले मुझे कहते थे कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं हो, कभी कांग्रेस वाले कहते थे आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं हो, कभी रेड्डी साहब कह देते थे कि आप एक्स के प्रवक्ता तो नहीं हो। आज ये जवाब मिल गया कि अगर आप मेंबर नहीं है तो भी प्रवक्ता हो सकते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आप किसी निजी तौर पर अगर आप किसी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, आप किसी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है और फिर भी आप उसके प्रवक्ता बनते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने पहली बार सुना है। लेकिन ये भी मैं कंफर्म करूंगा अभी कांग्रेस से, ये मैं कांग्रेस से कंफर्म नहीं, मैं कांग्रेस से कंफर्म करके फिर बात करूंगा इस पे कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी में जो विश्वास नहीं रखता हो बेशक वो आपका प्रवक्ता बन सकता है या आपने बनाया हुआ है, ये मैं कंफर्म करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, बात फिर वहां पे अगर गड़बड़ वहां पे चली गई है हमारी कि हम जो बात कर रहे थे इसके चुनाव की, हमारे राज्यसभा वाले की, इस राज्यसभा के चुनाव में जो पेच 2, 3, 4 है ना, वो अभी भी उस पर डिस्कशन हमने नहीं किया है। जैसे आपने एक सुरजेवाला जी का नाम लिया, आपने एक शैलजा जी का नाम लिया, ठीक है। अब इनके साथ में तीसरा नाम जोड़ दूं कि आपके कैप्टन अजय सिंह, ठीक है, क्योंकि राजनीति में साधना तो आपको सबको ही है ना। अब शैलजा जी को अब अध्यक्ष पद से अगर हटाया है तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया गया होगा, ठीक है। सुरजेवाला जी सेंटर में एडजस्ट है, शायद उनको कुछ समझा लिया जाए, पर जो वो सेंटर अगर हाँ या ना करेगा उसको हुड्डा जी को स्वीकारना भी तो होगा, क्योंकि वोट तो ज्यादा उन्हीं के पास हैं। और अगर नहीं हुआ और फिर झगड़ा हुआ तो मैं कह तो रहा हूं कि सुभाष चंद्र जी जो फिर मैदान में ताल ठोक के खड़े हैं, अगर फिर वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए और फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ गेम प्लान कर दिया तो फिर ये कहां रह जाएगी कांग्रेस, फिर वही प्रॉब्लम, समस्या वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इतना कॉन्फिडेंट होना, बिना मेंबर के, बिना सबकी सहमति के ये सारा का सारा कंफर्म कर देना आज ही कि जी हम तो जीते पड़े हैं, बड़ा बहुत भारी पड़ सकता है। और मैं फिर बार बार एक बात कहता हूं कि हाँ, कांग्रेस अगर सारी मिलके लड़े तो वो कमजोर नहीं है। हाँ, अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर तो कोई भी इन्हें हरा देगा, और हरा देते हैं, हर जगह हार रहे हैं आज के दिन। इसी आप देखो ना, वहां पे आपने हरा दिया। अच्छा भला जब कैप्टन साहब को हटाने से पहले माहौल ये था कि फाइट है, लेकिन आप और कांग्रेस के बीच में सिर्फ माहौल कैसा बदला है, खुद अपनी गलतियों से बदला है ये। पहले तो उनको हटा के फिर चन्नी को बनाया, और वो ऐसे आदमी के दबाव में आए जो आदमी किसी का है ही नहीं। सिद्धू जी किसी के रहे नहीं कभी। सिद्धू जी ने पहले बीजेपी में रह के उनके गुण गाए थे बड़े जबरदस्त, और सेम भाषण मैंने सुना,
सेम भाषण उन्होंने कांग्रेस में दिया, वहां कांग्रेस में जो है राहुल जी का नाम ले दिया मोदी जी की बजाय। तो उनका एक अपना चरित्र है, वो बदल नहीं सकता। वो एक ऐसे आदमी रहे कि आप देश के लिए आप गए हुए थे खेलने के लिए, और वो छोड़ के बीच में से आ गए थे। ऐसे आदमी की क्रेडिबिलिटी सोचो ना, कभी भी आपको छोड़ के रास्ते में जा सकते हैं वो। उसको उन्होंने अध्यक्ष बनाया, उन्होंने सबसे पहले तो कप्तान साहब को निपटाया, कप्तान साहब के बाद फिर चन्नी को निपटाना शुरू किया, और निपटाने के बाद पूरी कांग्रेस निपटा दी। कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं हो सकता था जो इन्होंने करवा दिया। तो अगर आपस में ऐसे लड़ेंगे तो ये हाल हो सकता है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैं अत्रे साहब के पास आता हूं, कुछ सवाल हैं। अत्रे साहब, अब ये आप इन्हें सवाल अपनी तरफ प्लस में भी ले सकते हैं, और आऊंगा रेड्डू साहब, और माइनस में भी ले सकते हैं। मैं आऊंगा रेड्डू साहब। जैसे कि पहला ये बात कही गई, योगेश जी ने अपने इनिशियल कमेंट में कही थी कि बड़े नेताओं का वर्चस्व है आपकी पार्टी के अंदर, इसलिए सब एक साथ रहते हैं। दूसरा, रेड्डू साहब ने कहा कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आप निकलवा लेंगे। अब अगर जीत के पहलू को केंद्र में रख के देखकर तो ठीक है, सारी बातें ठीक है, साम दाम दंड भेद भी वहां पर ठीक है, और बड़े नेताओं का वर्चस्व ये भी ठीक है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांतों के लिहाज से अगर देखें तो फिर दोनों बात उल्टी पड़ जाती है। नहीं, राजनीतिक सिद्धांत ही ये कहता है कि जो राजनीतिक दल एक विचारधारा को लेके चल रहा है, उस राजनीतिक दल का जो संविधान है वो स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि जो आपका शीर्ष नेतृत्व है, आपने शीर्ष नेतृत्व को फॉलो करना है। जो आपका नेता कहेगा, आपने बतौर कार्यकर्ता उस नेता की बात की पालना करनी है। यही हमारा सिद्धांत है, क्योंकि हम एक अनुशासित राजनीतिक दल है। हमें एक मंच दिया पार्टी ने। ये चीजें जब कांग्रेस के अंदर होती हैं तो फिर आप टांग खिंचाई करते हैं उनकी कि यहाँ तो 10 जनपद से सब कुछ चलता है। सोनिया गांधी जी की बात मानते हैं ना, फिर आप आरोप लगाते हैं कि 10 जनपद से सब कुछ चलता है। नहीं केशव जी, कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लेके आई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस सरकार का ऑर्डिनेंस, जो उन्हीं की पार्टी की थी, वो ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिया। बताओ कांग्रेस में ऐसा कैसे चलता है? क्या किसी मेंबर पार्लियामेंट को अपनी ही पार्टी की सरकार, उसके प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ने का हक है? पहला बात। क्या इससे पता नहीं लगता है कि कांग्रेस के नेताओं की बाल बुचियों में बढ़ती है? अब योगेश जी जो जिक्र कर रहे थे पंजाब का, सबको पता है कि सिद्धू साहब ने किसके इशारे पे ये सब कुछ किया कि पूरी पार्टी निपट गई। ये इशारे जिनके इशारे पे किया, उन्हीं के परिवार के सदस्य जो है इससे सहमत नहीं थे। लेकिन वहां परिवार के 3 लोग हैं, तीनों मालिक हैं कंपनी के, लेकिन तीनों मालिकों में भी अपने अपने शेयर की लड़ाई है। ये बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी बता दीजिए कि किस आइडियोलॉजी पे कांग्रेस चलती है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी अगर कोई हो तो मैं यहाँ सुनना चाहूंगा उस आइडियोलॉजी को, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने समय समय पे देश के विरुद्ध जाके काम किया है, देश के विरोध में जब बयान दिए हैं, चाहे वो धारा 370 की बात करें, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, चाहे वो राम मंदिर की बात करें, ये सब हमने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को आपस में तुलना करना मुझे लगता है किसी भी तरह से ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। दुल साहब जी, यही सवाल है जो अत्रे साहब पूछ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है झूठे राष्ट्रवाद, झूठे मुद्दों को ऊपर लेकर के आम जनता के हित के मुद्दों को छोड़ करके फासिज्म की राजनीति करती है। इसका कांग्रेस के साथ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जायज बात। जहाँ तक बात रही बाकी बातों की, तो बाकी मैंने जहाँ तक बात मैंने ये नहीं कही कि मेरी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि वहाँ की आत्मविश्वास कर देंगे। हम निश्चिंत हैं, क्योंकि हमारी तैयारी है और हम निश्चित तौर पर हमारा विश्वास है कि हम राज्यसभा के चुनाव के लिए जीतेंगे भी और लड़ेंगे भी। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दरार नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप समझिए। ठीक है, अपने पास ये कोई चीज नहीं है। जहाँ तक बात गलतियों की रही थी, गलतियों से सीखना ही जो है राजनीति के अंदर एक उद्देश्य रहता है कि गलती करें तो उसके साथ में सीख करके आगे बढ़ा जाता है। उसको बार बार उसको दोहराया नहीं करता। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं सर, एक एक कर सबके पास आऊंगा। पहले मैं विजेंद्र रेड्डू जी की शुरुआत कर रहा हूं। रेड्डू साहब रखिए अपनी बात। हाँ सर, मेरे को प्लीज थोड़ा टाइम देना और मैं जल्दी से शुरू भी कर रहा हूँ। योगेश जी ने कहा कि इनेलो के 10,000 वोट हैं, वो रोड पर भी 10,000 होते हैं और बाद में भी 10,000 होते हैं। मैं योगेश जी को बताना चाहूंगा, अभी 25 सितंबर को हमने जींद में लाखों लोगों को इकट्ठा करके
सबसे बड़ी रैली करने का काम किया था। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस और ये गठबंधन सरकार के हालात बने हुए हैं, उसको देखते हुए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। और इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से अभी ये नई ज्वाइनिंग दिखा करके 7, 8, 10 हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सारे के सारे कांग्रेसी थे और वो कांग्रेस छोड़ करके कुछ दिन के लिए चले भी गए थे, लेकिन आज उन्हीं को रिज्वाइन कर रहे हैं। और वो भी कुमारी शैलजा जी की और भूपेंद्र हुड्डा जी की लड़ाई में इनको पार्टी से निष्कासित किया गया था और वही उन्हीं को वापस लेने का काम किया है। अगर कुछ नुकसान हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, चाहे इसमें शारदा राठौर जी थी और चाहे हमारे स्थानीय विधायक परमेंद्र ढोल जी थे। इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हुआ करते थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आज कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया है और ये कहीं ना कहीं इसको नुकसान करते हैं। जिस प्रकार से प्रवीण जी कह रहे थे कि हमारे सारे के सारे आदेश दिल्ली से आते हैं, तो इसमें एक बात और प्रवीण जी खड़ी होती है, तो पार्टी के अंदर लोकतंत्र कहाँ रह गया? अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री दिल्ली से आदेश लेकर के काम करेगा तो फिर हरियाणा का इसमें कैसे भला होगा? वो अगर हमेशा दिल्ली को प्रसन्न करने के लिए काम करते रहेंगे या दिल्ली के आदेश से काम करेंगे हरियाणा प्रदेश में, तो फिर हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। या कार्यकारी मुख्यमंत्री बना लीजिए और कार्यकारी मुख्यमंत्री अपना काम करते रहेंगे। दोनों बातें अलग हैं। अगली बात मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कांग्रेस में ये भाई अब घर के अंदर अगर बड़े बुजुर्ग की मानकर सब चलते हैं तो बुजुर्ग की तानाशाही तो है ना वही बात है। नहीं केशव जी, मैंने दिल्ली का तो जिक्र नहीं किया, मैंने वो शीर्ष हाँ, नेतृत्व का प्रदेश स्तर पर हमारा शीर्ष नेतृत्व। ठीक है, मैं जल्दी से पूरी करवा रहा हूँ बात मान करके। ठीक है रेणु साहब 10 सेकंड में पूरी कीजिएगा बात, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर समय कम है क्योंकि। हाँ, इसके लिए देखिए अभी एक हुड्डा जी की बात उठी थी, मैं तो कहता हूं अभी एक ग्रुप और कांग्रेस में तैयार होने वाला है। जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए विचलित हुए दिखाई लग रहे हैं कि मैं अपना ग्रुप क्यों नहीं बनाऊं और मैं क्यों भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नीचे रह करके काम करूं। कांग्रेस में तो ग्रुप ही ग्रुप है और भारतीय जनता पार्टी के जो नीचे से तंग आए हुए हैं लोग, इसलिए इनका जवाब आज के दिन गिरता जा रहा है। रेणु जी को इन्हें समझा देता हूँ, मैंने अपनी बात में दिल्ली का तो जिक्र भी नहीं किया। मैंने कहा शीर्ष नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश स्तर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष। मैंने शीर्ष नेतृत्व की बात की, दिल्ली का तो मैंने शब्द भी नहीं बोला दिल्ली। उसके बाद रेड्डी जी को क्यों दिल्ली सुन गया मुझे समझ नहीं आया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से, कृषि मंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर से सलाह लेने के लिए गए हुए हैं, वहां से सुझाव लेने के लिए गए हैं। अरे रेणु जी बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। हालांकि मैंने दिल्ली नहीं बोला, शीर्ष नेतृत्व बोला। क्या आपकी पार्टी में आपकी इतनी हिम्मत है कि आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष की इजाजत के बिना पानी का गिलास भी पी ले? क्या आप में है इतनी हिम्मत? आप जो पार्टी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं पार्टी में, मैं नहीं चाहता रेडू साहब लेकिन वो हरियाणा का ऐसी बातें, वो हरियाणा का जानते इंडियन नेशनल लोकदल को, लेकिन ऐसी बात हरियाणा का अध्यक्ष है, आप दिल्ली का अध्यक्ष नहीं है हमारा, हम दिल्ली के अध्यक्ष की नहीं बात। ठीक है सर, ये हिरार्की होती है सर, हिरार्की के हिसाब से काम करना पड़ता है। हमारी पार्टी का संगठन, हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक हिरार्की दी हुई है कि किस तरह से बात करेगा, उस बात को हमने किस तरह। अरे आपको इस बात में एतराज है? ठीक है सर, होती है आप लोगों को एतराज है? ठीक है प्रवीण जी, ठीक है सर, समय की कमी है। रविंद्र जी के पास सर, रविंद्र जी फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए, नए संगठन के साथ, नई ऊर्जा के साथ चुनाव में उतरने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने का काम करेंगे। ठीक है योगेश जी फाइनल कमेंट। देखिए मैं तो फिर वही बात कर रहा हूँ, हालांकि रेड्डू जी के वही एक इमीडिएटली मैं एकदम एक लाइन बोल देता हूँ, उन्होंने गलत मेरी बात को जोड़ा है। मैं कह रहा हूँ उनके लोग जो होते हैं दिल से साथ होते हैं, वो उसको गलत जोड़ गए मेरी बात को। नंबर 2 में बोलता हूँ कि अगर जैसे कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस में वापस आए हैं, लेकिन बीजेपी में गए हुए कांग्रेस के लोग वापस सारे के सारे आ गए तो बीजेपी तो माइनॉरिटी में आ जाएगी, देश में ही माइनॉरिटी में आ जाएगी। सारे ही तो कांग्रेस से गए हुए हैं। 4 एमपी अपने जो है शर्मा कौशिक जी हैं, उधर क्या नाम है भिवानी से हैं, वो हैं हमारे ये इंद्रजीत जी हैं। तो वो जो अगर ये वापस आ गई, ये खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। अभी तो वो चलो सत्ता में है तो इसलिए नहीं आएंगे। एनीवे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कांग्रेस, हाँ जी, अगर कांग्रेस मिलकर रहेगी तो अच्छे प्रदर्शन करेगी और अच्छे की मुझे उम्मीद भी है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण अत्रे जी, रविंद्र ढोल जी, विजेंद्र रेड्डू जी, योगेश कौशिक जी।